Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अंबर इंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड के ऊपर। देखते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है एंड देन फिर फंडामेंटल और टेक्निकल के ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे इसके चार्ट के ऊपर कि लेवल्स एंड टारगेट क्या निकल के आते हैं। बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1956 में और इनके 23.6% शेयर्स जो है वो निकल के आते हैं रूम एयर कंडीशनर मार्केट से, जिसको हम RACB कहते हैं। बात करें तो ये कंपनी जो है नॉर्मली जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है आपको एयर कंडीशंस में, वो है आपके OEM दैट इज़ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, और साथ ही ODM दैट इज़ ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग। दैट मीन्स ये कंपनी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो है वो एयर कंडीशन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बनाते हैं एंड देन वो प्रोवाइड करते हैं अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, एंड वो सारे जो ब्रांड्स हैं या फिर वो जो सारे कंपनीज़ हैं, क्लाइंट हैं, वो अपने ब्रांड के अंदर उन सारे प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं मार्केट में। अब अगर बात करें तो इनके सबसे ज़्यादा प्रेजेंस जो है वो RAC कंप्लीट यूनिट और मेजर RAC कंपोनेंट में है, जहाँ पे इनके 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है अक्रॉस इंडिया, जो कि फोकस कर रहे हैं डिफरेंट सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। साथ ही बात करें तो जहाँ ये RAC प्रोवाइड करते हैं दैट मीन्स जो इनके रूम एयर कंडीशनर मार्केट है या फिर रूम एयर कंडीशन जो प्रोवाइड करते हैं, उनके अलावे भी जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि एयर कंडीशनर तो है ही, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स है, वॉशिंग मशीन है, हीट एक्सचेंजर, मल्टी फ्लो कंडेंसर, लुमिनाइजर, वैक्यूम फॉर्मिंग कंपोनेंट्स एंड एट्सेट्रा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं जो इनके कस्टमर्स हैं, तो बसेस की बात करें जहाँ पे आपके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के तौर पे काम करते हैं। MNC में आपके अमेज़ॉन, सैमसंग, ये सारे हैं। डोमेस्टिक की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट, गोदरेज। रेलवेज़ में आपको रेलवेज़ एंड मेट्रोज़ में आपको BEML, CLW एंड DMRC, ये सारे कस्टमर्स हैं इनके। डिफेंस की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड टेलीकॉम में आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम नज़र आएंगे। तो ये सारे हो गए इनके कस्टमर्स। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अब एनालिस्ट की इस शेयर के ऊपर कितनी राय है या कैसी राय है। तो 53% एनालिस्ट आपको इसमें बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, 27% होल्ड की और 20% एनालिस्ट सेल की रेटिंग आपको दे रहे हैं। पर आपको खुद से रिसर्च, एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कनेक्ट करना है बिफोर इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इसके वैल्यूएशन के ऊपर, तो वैल्यूएशन हमें जो नज़र आ रहे हैं डिविडेंड यील्ड, दैट मीन्स कंपनी किसी भी तरह की डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती, यह आपके 0% है। EPS की बात करें तो EPS आपके 34.57 है। इंडस्ट्री P और स्टॉक P में कंपेयर करें तो स्टॉक P आपको काफ़ी नीचे नज़र आ रहा है इंडस्ट्री P के मुकाबले, तो आप कह सकते हैं अंडर वैल्यूड शेयर है ये। डिलीवरेबल्स की बात करते हैं तो 44% की डिलीवरी इसमें आपको फ्राइडे के दिन होती हुई नज़र आई है। नेक्स्ट यहाँ पे इसके रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स जो रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आएंगे आपको। 1 ईयर में 79%, 2 ईयर्स में 298%, तो 298% 2 ईयर्स में अगर ये दे रहे तो काफ़ी बेहतरीन है। 3 ईयर्स की बात करें तो 295, और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें जो ऑन एन एवरेज है वो है 181 के आसपास। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं जो इनके Q1 के रिजल्ट्स रहे हैं वो किस तरीके से हैं। तो पिछले साल Q1 की बात करें 259 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ था, और इस Q1 की बात करें FY22 की तो यहाँ आपको 708 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू है वो जनरेट होते हुए दिखा है। ये आपको काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एबिटा की बात करते हैं तो एबिटा में आपको जहाँ ये -3 के आसपास थे वहीं आपको 50 करोड़ के आसपास नज़र आ रहे हैं। और पैट की अगर बात करें जहाँ ये नेगेटिव में 24 करोड़ थे, यहाँ आपको 11 करोड़ के आसपास नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको काफ़ी बेहतरीन जो है पैट हो गए या एबिटा है या फिर आप रेवेन्यू की बात कर ले, सब जगह पे आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छी नज़र आ रही है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ यहाँ पे पॉइंटर्स दिए हुए हैं जो कि आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे डिस्कस करें तो जहाँ पे कोविड-19 के जो लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस रहे हैं वहाँ इस वजह से इनके RAC के जो डिमांड्स रहे थे उनमें आपको जो है ड्रॉप देखने को मिले थे ड्यूरिंग पीक समर सीज़न, जिसमें से आपके लास्ट 10 डेज़ ऑफ अप्रैल 21 के आते हैं और फिर मंथ आते हैं आपके मई से लेके मई एंड जून में, जहाँ पे इनके काफ़ी ज़्यादा पीक समर सीज़न रहते थे।
वहाँ इन सब चीज़ों की वजह से, जो लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस थे, इसके वजह से यहाँ पे इन लोगों को अपने जो आरएसी के जो डिमांड्स रहे हैं वहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली है। बाकी इनके जो भी आप कह सकते हैं कि ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस ऑफ लॉकडाउन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो थी वो एंड कंज्यूमर की तरफ से डिमांड में काफ़ी ज़्यादा आपको एक डाउनफॉल भी देखने को मिले हैं। और जैसा कि अलग अलग टाइप के लॉकडाउन लगे थे, जैसे कि नेशन वाइड लॉकडाउन था लास्ट ईयर, तो यहाँ पे भी इनके काफ़ी सारी चीज़ों में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। उसके बावजूद भी अगर बात करते हैं तो भी आपको ये FY22 के जो नंबर्स रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे, वो फिर भी आपको अच्छे ही नज़र आ रहे हैं जो Q1 के निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं जो ईयरली रिजल्ट्स रहे हैं वो किस तरीके से। तो यहाँ आपको जो इम्पैक्ट रहे थे कोविड-19 के, वो यहाँ पे क्लियरली नज़र आएंगे मार्च 21 के डेटा में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग 4 साल के ऊपर बात करें, मार्च 2018 से मार्च 2021 तक के सेल्स के पैरामीटर के ऊपर बात करें तो ये आपको बढ़ते हुए दिखे थे मार्च 20 के आसपास तक। उसके बाद आपको मार्च 21 में जो नंबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा आपको ड्रॉप डाउन होते हुए दिखे। 3963 करोड़ के जो नंबर्स थे सेल्स के, उसके बाद ये आपको 3031 करोड़ के आसपास होते हुए भी दिखे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें या फिर बात करें हम लोग नेट प्रॉफिट की, यहाँ पे भी आपको जो सिनेरियो है वो सेम देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं जो इनके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ रहे हैं वो किस तरीके से हैं। तो जहाँ ये 5 ईयर्स में 19% हुआ करते थे इनके सेल्स ग्रोथ, जो आपको ग्रीन लाइन यहाँ पे नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ आप टेबल में भी देख सकते हैं। तो 5 ईयर्स में 19% थे, उसके बाद गिर के ये 6% हो गए। बट इस एक साल की बात करें तो यहाँ आपको नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव में नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं तो ये भी नंबर्स आपको धीरे धीरे करके डाउनफॉल में होते हुए नज़र आए हैं। अब यहाँ पे ROE एंड ROC के भी ऊपर बात कर ले तो यहाँ पे आपको थ्रू आउट दी जो भी टिल 1 to 5 ईयर्स की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आपको नंबर सारे ही वीक देखने को मिल रहे हैं। और बाकी साल दर साल और जैसे जैसे नज़दीक आते गए नंबर्स आपको काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल में ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं कंपनी के ऊपर जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.20 के आसपास। तो यहाँ जो कंपनी के ऊपर डेट है वो है 310.66 करोड़ के लगभग, और जो अवेलेबल कैश है वो है 268.19 करोड़ के आसपास। यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग्स रहे हैं और कॉन्सिस्टेंटली मेंटेन करते हुए प्रमोटर्स के पास रहे हैं। उसके बाद आपको FII के पास नज़र आएंगे, जहाँ पे इन्होंने अपने जो होल्डिंग्स हैं उसको धीरे धीरे करके बढ़ाया है। और वहीं DII की बात करें तो DII ने अपने होल्डिंग्स को बीच में थोड़ा सा कम किया था, उसके बाद वापस से बढ़ाते हुए दिखे हैं। पब्लिक के होल्डिंग्स की बात करें तो पब्लिक ने अपने होल्डिंग्स 2 क्वार्टर में बढ़ाए थे, मार्च 21 एंड जून 21 में। उसके बाद उन्होंने अपने होल्डिंग्स जो है उसको कट शॉर्ट किया है। प्रमोटर्स प्लेजिंग के ऊपर बात करें, कंपनी के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी प्लेजिंग नहीं रही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी के जो चार्ट है उसके ऊपर कि किस तरीके से यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं। तो जहाँ ये 1707 के प्राइस पे हुआ करता था ड्यूरिंग, या आप कह सकते हैं प्री कोविड के टाइम पे, उसके बाद ये आपको 932 के प्राइस पे भी जाता हुआ नज़र आया है। उसके बाद बात करें, उसके बावजूद भी अपने रेड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए इस एक साल में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। जहाँ पे ये 932 के प्राइस पे जाते हुए दिखे थे, उसके बाद ये 3669 के प्राइस पे भी जाते हुए नज़र आए हैं। उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी टाइम तक प्रॉफिट बुकिंग भी होती रही है, जो हम लोग 1 वीक के बेसिस पे बात करें, जहाँ ये ऑलमोस्ट अपने रेड लाइन के नीचे आता हुआ नज़र आया था। बाकी आपको कुछ समय से यहाँ पे कुछ 2 हफ्ते से यहाँ एक ब्रेकआउट भी नज़र आ रहा है जो कि ऊपर की तरफ है। और जो लास्ट जो इसका रिसेंट लोवेस्ट प्राइस रहा है वो था 2721 के आसपास। अब देख लेते हैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम की अगर बात करें, जहां हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे बात करें, और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि अपने ये रेड लाइन के जो रेड लाइन पे आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखा है, यहाँ से आपको ये बाउंस बैक होता हुआ भी दिखा है। तो ये ऑलरेडी अपने ऊपर की जर्नी भी स्टार्ट कर चुका है। तो चाहें आप तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि अगर आपको ये किसी भी डिप पे मिल जाए तो आपके लिए वेल एंड गुड होगा। अदरवाइज़ ये अपने ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर ही चुका है और आने वाले दिन में आपको और ऊपर जाता हुआ ये नज़र आ सकता है। तो उसी तरीके से अपने जो भी एनालिसिस है, रिसर्च आप जो कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे नज़र बनाए रख सकते हैं। बाकी आपको ये आने वाले टाइम में 3557 के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी अगर जैसा कि हमने कहा है, डिप में अगर आपको मिले अपने रेड लाइन के आसपास भी अगर मिलता
मिलता है 3252 के आसपास, तो भी आप यहाँ पे अपने जो भी है बाइंग इनिशिएट आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो आप फिर अभी इसको जाने दें, बिकॉज ये ऑलरेडी इसमें आपको एक अप मूव हो चुका और थोड़ा ये शेयर अपने प्राइस से काफ़ी आप कह सकते हैं अभी ओवर वैल्यूड होता जा रहा है थोड़ा। तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, उसके बाद आपके जो भी हैं एक डिप आता है उसके बाद आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी ये अपने जिन्होंने ले लिया उनके लिए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि ये आने वाले टाइम में ये 3900 भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से पिछले अगर हम लोग टेक्निकल की बात करें, चार्ट के बेसिस पे बात करें, तो कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ऊपर की तरफ ही अप ट्रेंड में बनी हुई दिख रही है। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।